हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सेफ डगड़वा में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास का किशा उर्दू बुक का चैप्टर नंबर 20 गज़ल है खलीलुर रहमान आज़मी का। इससे पहले भी हमने 2 गज़ल पढ़ ली। ये इस निसाब का आखिरी गज़लियात है। एक गालिब ने लिखा और एक गज़ल आपका यगाना चंगेज़ी ने लिखा और ये तीसरा गज़ल है, आपके निसाब का आखिरी गज़ल है। इसके बाद कसीदा स्टार्ट होगा, फिर एक पार्ट किस्सा कहानी का है। ठीक है। खलीलुर रहमान ने इस गज़ल में जो बातें कही हम उसे भी देखेंगे, थोड़ा इसकी हालात ज़िंदगी को मुसलसल बयान देखते हैं। खलीलुर रहमान आज़मी आजमगढ़ के सीधा सुल्तानपुर गाँव में 9 अगस्त 1927 ईस्वी को पैदा हुए थे। सीधा सुल्तानपुर गांव आजमगढ़, और वो अपना नाम का टाइटल ही आज़मी लगाता है। क्लियर है। उनका घरेलू माहौल जो था बहुत ही अदब व एहतराम वाला था, मजहबी माहौल था। उनकी इब्तदाई तालीम आजमगढ़ में ही हुई, यानी जहाँ पर उनका सीधा सुल्तानपुर में उनकी पैदाइश हुई थी वहीं पर उनकी इब्तदाई तालीम होती है, यानी शुरुआती तालीम, जहाँ से हम लोग 0 लेवल से पढ़ना लिखना सीखते हैं। क्लियर है। बाद में जब इब्तदाई तालीम उनकी पूरी हो जाती है तो वह आगे की तालीम के लिए वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाते हैं और फिर वहीं पर काफ़ी दिनों तक रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। वहीं से उनकी अदबी ज़िंदगी का शुरुआत होती है। वो जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको वहीं पर आतिश लखनवी उनकी शेर व शायरी सुनने का बड़ा मुकाम हासिल होता है और वहीं से इसके अंदर एक जुनून पैदा होती है कि उसे भी अपनी ज़िंदगी में शेर व शायरी करनी चाहिए, गज़ल वगैरह लिखना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। जितना मौखिक आपको समझ में आता है आप उतना मौखिक ध्यान में रखें। बाकी जो चीज़ लिखित तौर पर देना चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी, आपका समय बचाने के लिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैं उसको पहले ही लिख रखा हूँ। आगे देते हैं इसमें कि 1952 ईस्वी में लेक्चरर की हैसियत से शोबा उर्दू में 1952 में लेक्चरर की हैसियत से शोबा उर्दू यानी उर्दू पढ़ाने के लेक्चरर के पद पर, सीट पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही उनकी बहाली होती है। और मुलाजमत के दौरान ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही वे थे, जब मुलाजमत कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो वही मुलाजमत के दौरान ही 51 साल की उम्र में 1978 ईस्वी में उनका इंतकाल हो जाता है। क्लियर है। खलीलुर रहमान आज़मी एक साथ नक्काद भी हैं और शायर भी हैं। शायर यानी नज़म और गज़ल वगैरह लिखते हैं। नक्काद, मैंने कई बार कई वीडियोस में नक्काद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ मैंने बताया है नक्काद आया है नाकिद से, आप उसे हिंदी में आलोचक कहेंगे, इंग्लिश में उसी को आप क्रिटिक कहेंगे। ठीक है। नक्काद के मायने होते हैं कोई गज़ल, नज़म, कहानी, अफसाना, ड्रामा, ये सब लिखने वाले मुसन्निफों के बारे में जिक्र करना, उसकी कमी कोताहियों के बारे में जिक्र करना, उनकी तारीफों को बयान करना, यानी उसकी आलोचना करना। एक तरह से आप कह सकते हैं कि नक्कादों का काम होता है एक दूसरे मुसन्निफ या लेखक के बारे में शिकायतें खोद कर निकालना, ढूंढ कर निकालना। वो दोनों चीज थे, शायर भी थे, नक्काद भी थे। नासिर अली काज़मी इब्न इंशा, ये दोनों उसके हम असर हैं। हम असर के मायने हैं उसके साथ साथ इन्होंने अपनी शेर व शायरी की दुनिया को मशहूर बनाया। इनकी जिंदगी में उन दोनों का बहुत हाथ रहा। हम साया जिसको बोलते हैं, हम उम्र के लोग, लंगोटिया जिसको आप बोलते हैं, अपनी भाषा में जान लीजिए, लंगोटिया तो नहीं थे, लेकिन जब अदबियात की दुनिया में, कलमी दुनिया में जब वो अपना मुकाम हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ाया तो यहाँ पर नासिर अली और इब्न इंशा, इन दोनों की इनसे संगति होती है, दोस्ती होती है और साथ साथ वे तीनों एक साथ कदम आगे बढ़ाते हैं। आगे है कि कागजी पैरहन, नया अहदनामा, जिंदगी ए जिंदगी, फिक्र व फन, जाविया निगाह, मुजामिने नू, बहादुर सा जफर, ये सब बहुत सारे उसने किताबें लिखी है। मुकदमा कलाम आतिश के नाम से भी उसने 1959 में किताब लिखी। उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक भी 1972 ईस्वी में किताब लिखी है। ये उनकी जिंदगी के कुछ हालात थी जो संक्षिप्तीकरण में हम लोगों ने ज़हन में डाल लिया। थोड़ा सा इसकी हालात जिंदगी को देखिए। खलीलुर रहमान की पैदाइश
9 अगस्त 1927 ईस्वी को आजमगढ़ के सीधा सुल्तानपुर गांव में हुई। उनकी इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम अलीगढ़ में हुई। बाद में आला तालीम के लिए वह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप अलीगढ़, यहाँ पर मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ दिया हूँ, अलीगढ़ आप समझ जाइए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो आला तालीम के लिए मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए। 1952 में लेक्चरर की हैसियत से शोबा उर्दू यानी उर्दू के सीट पर पद पर उर्दू में उनका तकर्रुर या बहाली या बहाल हुआ। उसी दौरान 51 साल की उम्र में 1 जून 1978 ईस्वी को उनका इंतकाल हो जाता है। वह एक साथ शायर भी हैं, नक्काद भी हैं, दोनों हैं। कागजी पैरहन 1955 में लिखी गई, नया अहदनामा 1965 में, जिंदगी ए जिंदगी 1983 में और आसमा ए आसमा 2000 ईस्वी में उनकी लिखी हुई शेरी मजमुए हैं। आपको दे देता है दर्ज झेल में से कौन सा शेरी मजमुआ खलीलुर रहमान आजमी की लिखी हुई है। तो शेरी मजमुआ इनका 3 है, कागजी पैरहन, नया अहदनामा, जिंदगी ए जिंदगी, आसमा ए आसमा। ये चारों में से आप चारों को याद कर लेंगे नाम को। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में ये भी देता है कि कागजी पैरहन की सने असात क्या है, यानी कागजी पैरहन कब लिखी गई। तो शने असात भी मैंने आपको दे दिया, किस सन में लिखी गई, किस तारीख को, किस साल लिखी गई है। और इसके बाद फिक्र व फन 1956 में लिखा है, जाविया निगाह 1966 में लिखा, मुजामिने नू 1977 में लिखा। उनकी लिखी तनकीदी मुजामिन के मजमुए हैं। ये तनकीदी किताब है, ये उनका जो है शेरी मजमुआ है, ये शायरी का है और ये तनकीदी है यानी कहानी के तौर पर है, अफसाना के तौर पर है। आगे देखते हैं उनका तहकीकी मुकालमा यानी वास्तविकता में कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी, इस तरह से वो करने के लिए निकला था। तो जितना भी चीज तरक्की देखा उर्दू जबान के बारे में उसने महसूस की, उसने देखा, उसने अपने उस तजुर्बात को एक किताब में लिखा है। उस किताब को नाम दिया था तरक्की पसंद अदबी तहरीक, किताब का नाम है। 1972 में मंजर आम आया यानी लोगों के सामने छप कर आई, हमारी जिंदगी में हम लोगों के सामने आई छप कर। उनका अलीगढ़ में तदरीस का पेशा था। यहां से थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूं, इस जगह किताब में आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। खलीलुर रहमान आजमी, आप बताइए वाला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, खलीलुर रहमान आजमी कहाँ पैदा हुए। तो 9 अगस्त 1927 को आजमगढ़ के सीधा सुल्तानपुर गांव में, ऊपर में पहले में लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है खलीलुर रहमान आजमी का पेशा क्या था। तो उनका पेशा तदरीस का था यानी दर्शगाह संभालने की थी, पढ़ाने का था। क्लियर। खलीलुर रहमान आजमी का ताल्लुक किस तालीमी इदारे से रहा। तो बेटा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उनके मजमुए का नाम लिखे, उनका मजमुआ बहुत सारा मैंने आपको दे दिया है, कागजी पैरहन, नया अहदनामा, आसमा ए आसमा, जिंदगी ए जिंदगी, फिक्र व फन, जाविया निगाह, मुजामिने नू, ये सब उनका, ये तरक्की पसंद अदबी तहरीक, सब उसका मजमुआ है। कोई भी एक लिख दीजिए। किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी लिखी हुई है। तो खलील की लिखी हुई है। खलीलुर रहमान आजमी के 2 हम अस्र के नाम लिखे, तो उसका 2 हम अस्र मैंने यहाँ लिख दिया है, नासिर अली, शायर नासिर अली और इब्न इंशा, ये दोनों उनके मुआसिर या हम अस्र जो कह लें, ये दोनों, यही दोनों उनके थे। आगे मुख्तसर गुफ्तगू में यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ खलीलुर रहमान आजमी की शायरी में कैसी कैफियत पाई जाती है। तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा, 1 नंबर कर दिया। खलीलुर रहमान की शायरी में महरूमी और मायूसी की कैफियत पाई जाती है। क्लियर। 2 नंबर को देखिए, यहाँ कहते हैं कि दूसरी गजल का काफिया और रदीफ अपनी कॉपी पर लिखिए। तो वो काफिया रदीफ आपको पूछता नहीं, ग्रामर का पार्ट है, काफिया क्या होते हैं, रदीफ क्या होते हैं। मैंने मुख्तसर सा में गजल गालिब में थोड़ी बहुत बातें बताई भी है। इसके बावजूद भी मैं जब ग्रामर सीरीज अभी 2 से 3 दिन के बाद स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर मैं काफिया, रदीफ, मोहरा नज़म, आजाद नज़म, पाबंद नज़म, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को खुलासा कर दूंगा। तीसरे नंबर पर है नीला साहिबा से क्या मुराद है। तो बेटा नीला साहिबा से मुराद नीला आसमान या खलिया आसमान, जो रहेगा ऑप्शन में टिक करना है। 4 नंबर में दिया हुआ है खलीलुर रहमान आजमी का ताल्लुक उर्दू की किस तहरीक से रहा। तो अदबी पसंद तहरीक से, उर्दू अदब के अदबी पसंद तहरीक से। आगे दिया 5 नंबर में, उन्होंने अपनी शायरी में किस बड़े शायर की इत्बा
किया है यानी जिक्र किया है। तो उन्होंने अपनी शायरी में मीर तकी मीर जैसे बड़े शायर की इत्बा की है। यह आप लोगों का था ऑब्जेक्टिव सीरीज। इसके बाद देखिए इसने अपने नज़म में क्या कहा है। असल एक चीज आप लोगों को बता दूं, खलीलुर रहमान आज़मी अपने गजल को उस वक्त लिखा है जब वह जिंदगी में मौत के काफी करीब जा रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी की दास्तानों को, अपने एहसास को, अपने तजुर्बा को इस गजल में पेश किया है। तो जिंदगी में और जिंदगी और मौत के बीच का जो फासला है उसी के एहसासात को हम लोग इस गजल में देखने वाले हैं। यहाँ कहते उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया सा पड़ गया, गम सा पुराना दोस्त आखिर बिछड़ गया। जी चाहता तो बैठे यादों की छाव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। यानी जिंदगी जो थी उस पर भी शायद फिर किसी की नजर लग गई। बहुत दोस्त था, जिगरी दोस्त था जिंदगी, गम भी थी, खुशियां भी थी, आखिरकार वो भी मुझसे बिछड़ गया। यानी ये जिंदगी अब मेरी खत्म होने वाली है, अब मौत मेरे बहुत करीब है, अब मैं मर जाऊंगा। जी चाहता तो बैठे यादों की छाव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। अब जिंदगी ही नहीं रही तो जिंदगी के ख्वाहिशात कहां से लाऊं। जब जिंदगी थी उस वक्त गमों में मुब्तला थे, खुशियां आई तो खुशियों को पचा नहीं पाए। आज मौत इतनी करीब है कि मैं जिंदगी में ना खुशी ना दुख किसी चीज के बारे में टटोल नहीं सकता। बस इतनी बात थी कि अयादत को आए लोग, दिल के हर एक जख्म का टाका उधड़ गया। जब मैं बिस्तर पर हूं तो मुझसे मिलने के लिए, मेरी अयादत के लिए, अयादत के मायने होते हैं देखने के लिए, देख रेख करने के लिए, देखना, सेवा करना वगैरह, किसी मरीज की बात हो रही है यहाँ पर। तो लोग जब उनसे मिलने के लिए आते थे, उनके रूबरू उन्हें देखने के लिए आते थे, तो लोग तरह तरह की बातें करते थे। कोई अच्छाइयाँ बयान करते हैं, कोई आपसे थोड़ी सी दूरी पर हटकर आपकी गीबत करते हैं। तो ये सब आगे पीछे की बातें सुनकर उनके सारे गम जैसे खोद खोद कर निकालने की जैसी उन्हें चुभन हो रही थी, दर्द हो रहा था। यारों ने खूब जमाने से की सुलह, मैं ऐसा बददिमाग यहाँ भी बिछड़ गया। कोताहियों की अपनी मैं ताबीर क्या करूं, मेरा हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया। मैंने जिंदगी पाई, बहुत लुत्फ लिया, बहुत अय्याशियां की, मस्तियां की, हर तरह के रंग झेले, लेकिन किसको क्या कहूं, अपनी कोताही थी जो अपनी जिंदगी में कोई कामयाबी छू ना सका। आज मौत मेरी करीब है, मैं मौत के लिए कोई भी तैयारी उस मिजाज से, उस लिहाज से कर ना सका। मैं अपनी कमी कोताही क्या बात करूं, मेरी जिंदगी के जो भी कारनामे थे, जो भी खेल था बना बनाया, वो सारा मेरे ही कारण बिगड़ा हुआ। अपनी जिंदगी के महरूमी और एहसास की बात करते हैं। अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया। मेरी ख्वाहिशात क्या थी, मेरे सपने क्या थे, वो बसने से पहले ही मेरे हाथों उजड़ गया। मैं ख्वाब देखता रहा, दिन ब दिन नई नई चीजों के पीछे भागता रहा, कामयाबी तरक्की करता रहा, और आज देखो मैं बिछावन पर पड़ा हूँ, मौत मेरे बहुत करीब है, जिंदगी मुझसे बहुत दूर जा रही है। तो मैं आपको क्या बताऊं। दूसरे गजल में कहते हैं, हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, ऐ जिंदगी रुतबा है बाला तेरा। यानी मौत मेरे इतने करीब है और मैं जिंदगी को पल पल तरस रहा हूँ। ऐ जिंदगी तेरा रुतबा बहुत बाला है, बहुत बड़ा मर्तबा है तेरा, जिसे तू मिली, जिंदगी के बारे में, तू जिसे मिली और उसने तुझे ना समझा तो उसका बेड़ा करके उसकी जिंदगी मुहाल है, बेकार है। अपना मुकद्दर था यही ऐ मुंबई आसूदगी, बस्तिस नगी गो पास था दरिया तेरा। अपना तो किस्मत कुछ ऐसा था जैसे समुद्र के किनारे बैठा एक आदमी प्यास के मारे तड़प रहा है, पानी ना पिएगा तो प्यासा तड़प कर मर जाएगा, और समुद्र का पानी अगर पी लिया तो इतने उसमें लवणीय पदार्थ मिले होते हैं, अम्लीय क्षारीय, नमकीन वगैरह, आदमी समुद्र का पानी सीधे तौर पर पी ले तो मर जाएगा। क्लियर। ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी कुछ ऐसी है कि मैं प्यास से तड़प रहा हूं, लेकिन बैठा कहां हूं, समुद्र के किनारे, जहां पानी पीने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। पानी ना पीऊं तो तड़प के मरूंगा, पानी पी लूं तो पानी पी के मर जाऊंगा, इतना जहरीला पानी होता है। यानी मुझे जिंदगी मिली तो मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, आज मौत पास है तो अब जिंदगी की चाहत है जो मिलने वाली है नहीं, अब तो वो मिलने से रही। आगे कहते हैं, इस गांव से उस गांव तक जंजीर गम के फासले, यानी कहते हैं ना कि सर से पैर तक जिंदगी और मौत के बीच का फासला, इस छोर से उस छोर तक, गांव के माने छोर किनारा।
मंजिल तो क्या हमको मिले, चलता रहे रास्ता तेरा। मंजिल तो मुझे मिली नहीं, पूरा उम्र मैंने सिर्फ सफर करने में अपनी जिंदगी बिता दी। आज तक मुझे पता नहीं चला मेरी मंजिल कौन सी है, किस मंजिल की तलाश में पूरी दुनिया के लोग दर बदर भटक रहे हैं, ये मुझे आज तक पता ही नहीं चला मंजिल कौन सी है। और जब मौत करीब आ गई तब पता चला। लोग कहते हैं कि आखिर सबको एक दिन वहां जाना है, वही तो आखिरी मंजिल है। यहां आके जिंदगी के आखिरी स्टेज पर, आखिरी मरहले पर हमें पता चला कि हमारा आखिरी मंजिल कब्र है। क्लियर? तू कौन था, क्या नाम था, तुझसे हमें क्या काम था। हर पर्दाए दिल पर अभी धुंधला सा चेहरा तेरा। हर एक इंसान की निशानियां, रिश्तेदारी, प्यार, मोहब्बत, रुपया, शोहरत, पैसा, इज्जत, धन, दौलत, ये सब कुछ क्या था जिंदगी में, उनसे क्या मतलब थी, क्या जरूरतें थी उनकी, ये सब कुछ एक पर्दे के मानिंद सिनेमा हॉल के तरह नजरों के सामने अपने सारे कारनामे जिंदगी के घूम रहे हैं। और सबका चेहरा एक धुंधला सा, धुंधला धुंधला दिख रहा है। सूरज है गौ नाम मेहरबा है, सर पे नीला साइबा। सूर्य भी है, आसमान भी है सर पे। ए आसमां दायम रहे साया तेरा। ए आसमान, पूरी दुनिया के लोगों पर तुम्हारा साया ऐसे ही बना रहा और बना रहे। मैं इसकी इत्तबा करता हूँ, दुआ करता हूँ, अल्लाह से यही ख्वाहिशमंद हूँ। लेकिन जिंदगी में जो भी लोग जिंदगी को हासिल किया, जिसे रूह मिली, जिसे जिस्म मिला, उसे अपने रब को राजी करने के लिए पूरी जिंदगी में लगा देना चाहिए। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ दौलत, शोहरत, इज्जत, पैसा, हाय कामयाबी, इसी के पीछे में भाग रहे हैं ना। ये सारी की सारी चीजें फजूल है बेटा। इसीलिए अपनी महरूमी, एहसासात, अपने तजुर्बात, इन सब चीजों का जिक्र खलीलुर रहमान आज भी अपने इस गजल में करते हैं। यह आप लोगों का गजल का दोनों ही ग्रुप खत्म हो गया। कई मिसरे इसमें दिए हुए थे। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए। इसके बाद जो है मैं इसको मिटाऊंगा, एक आध क्वेश्चन इसका सब्जेक्टिव निकलेगा। इसके बाद इसमें कुछ जिन्स दिया हुआ जाहिर करने के लिए, और आप लोगों को शायद मुहावरा भी दिया इस चैप्टर में। देखता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट मारिए आप लोग। तो उतना हो गया। चलिए, अब यहाँ आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, तफसीली गुफ्तगू, तवील सवाल या तफसीली गुफ्तगू, जिसको आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको 5 नंबर में पूछता है। 5 नंबर में इतना काफी है जितना मैंने आपको आंसर दिया, अपनी भाषा में लिखिए और एक आध लाइन आप अपनी मर्जी से जोड़ दो, घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आंसर को सेट कीजिए। यहाँ कहते हैं खलीलुर रहमान आज़मी की शायरी में कैसी कैफियत पाई जाती है। मैंने ऑब्जेक्टिव में भी दिया है, महरूमी और मायूसी का। ये सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ये इसे छोटा कर दे रहा हूँ। और खलीलुर रहमान आज़मी की शायराना खुसूसियत पर रोशनी डाली। तो मैंने यहाँ लिखा है कि उर्दू शायरी की दुनिया में उनका अहम नाम है। उन्होंने इस गजल को जिंदगी के आखिरी दौर में कही, जिस यहाँ पर मैं छूटा हुआ बाबू, जिसमें महरूमी और मायूसी की कैफियत को भी बयान किया है। शायर के ख्याल में जिंदगी गमों से हार कर बैठ जाने का नाम नहीं है, बल्कि दुश्वारियों से लड़कर आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। क्लियर? वह कहते हैं कि जो जिंदगी हमें मिलती है उसे हम लोग ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं फालतू के सपने देखने में, और हमें अपनी आदतें और फितरत बदलनी चाहिए। ये मैं अपने हिसाब से अपनी ज़बान में आप लोगों को आंसर लिख कर दिया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए, क्योंकि इसके मुताल्लिक़ इस चैप्टर में आप लोगों का भी दर्ज झेल अल्फाज की जिन्स जुमलों में लिखिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए, मैं लगे हाथ बना ही दे रहा हूँ। ये आप लोगों का किताब में दिया हुआ कुछ जिन्स जाहिर करने के लिए है, यानी जेंडर पूछ रहा है मुअन्नस मुज़क्कर के बारे में। तो ये छाव दिया हुआ है, ये मुअन्नस है, अयादत मुअन्नस, सुलह मुअन्नस, नगमा मुज़क्कर, मुक़द्दर मुज़क्कर, मेहरबानी मुअन्नस। ये इसमें से कुछ लफ्ज ऐसे दिए हुए हैं जो पहले से ही वाहिद जमा है, और कुछ लफ्ज वाहिद है। जो वाहिद जमा है मैं सबका डिफरेंट बता दे रहा हूँ। दुश्मनों का दुश्मन, ये वाहिद शब्द है, दुश्मन इधर होना चाहिए, जमा की तरफ आ गया। ये किताब में दुश्मनों लफ्ज का इस्तेमाल किया, और ये पहले से जमा है यानी बहुवचन है। इसका एक वचन यानी वाहिद अकेला दुश्मन होगा,
जमाना एक वचन दिया हुआ किताब में, जमाने या अजमना ये बहुवचन दोनों है। देखिएगा ऑप्शन में जोड़ है। मेहरबानियां पहले से बहुवचन दिया हुआ है, मेहरबानी इसका एक वचन होगा यानी वाहिद। अमवात मौत का जमा अमवात होता है, अमवात लफ्ज पहले इस्तेमाल किया है, इसका मौत होगा ये वाहिद है। जिंदगियों जिंदगी का जमा जिंदगियों होगा, ये किताब में ये इस्तेमाल है, ये वाहिद जिंदगी होगा। यारों का यार होगा वाहिद। कोताही तो कोताहियां कोताहियों देख लीजिएगा। मंजिल मुनाजिल मंजिलें मंजिलों तीनों तरह से बात कर सकते हैं बहुवचन में। जंजीर तो जंजीरें जंजीरों हम इस तरह से बात कर सकते हैं। यह है आप लोगों का कंप्लीट खलीलुर रहमान आजमी का गजल लिखा हुआ चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।